भारत की समग्र संस्कृति के साक्षात विग्रह, परम चेतना के संघनित स्वरूप, आत्मनिर्भर भारत के महान शिल्पी, योग को गुफाओं और ग्रंथों से निकालकर घर घर पहुंचाने वाले ब्रह्मर्षि परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूं। मातृशक्ति की पर्याय भारतीय ऋषि परंपरा के समर्थ प्रतिनिधि साध्वी बहन देवप्रिया जी को प्रणाम करता हूं। आदरणीय छवि वर्मानी जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, पतंजलि योगपीठ के सभी कर्मयोगी साथियों, भारत के भविष्य के समर्थ शिल्पकार जिनमें अपरिमित ब्रह्म ऊर्जा अनुस्यूत है, ऐसे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों और प्यारे अभिभावकगण, भाइयों बहनों, अभी पूज्य स्वामी जी ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के संबंध में अपनी अमृत वचनों से कुछ प्रकाश डाला है। मैं बहुत संक्षेप में इसकी वैधानिकता, इसकी सौदेश्यता, इसकी संचालन पद्धति की कुछ विशिष्टताओं पर प्रकाश डालूंगा। एक प्रश्न उठता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड क्यों? जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा कि 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत को हमेशा के लिए सांस्कृतिक उपनिवेश बनाने का जो षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र को भारत बोध के साथ उसका समाधान करने के लिए पूज्य स्वामी जी ने विगत एक दशक से ये संकल्प लिया था कि एक ऐसा समर्थ बोर्ड होना चाहिए जिसमें भारतीय बच्चों को भारतीय संस्कृति के समस्त प्रवाह और निरंतरता के साथ अधुनातन विज्ञान और टेक्नोलॉजी, पुरातन और नूतन दोनों के समन्वय के साथ शिक्षा दी जाए, जिससे बच्चों के मन में अपने देश के प्रति, अपनी सांस्कृतिक यात्रा के प्रति गौरव का बोध हो। उस संकल्पना को संस्कृत मूलक वर्तमान भारत सरकार ने इस अमृत महोत्सव के दौरान मैकाले की उस विषाक्त शिक्षा पद्धति के अमृत समाधान के रूप में वैधानिक स्वरूप दिया है। इसलिए भारत सरकार का भी अभिनंदन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और पूज्य स्वामी जी को शत शत नमन कि उनकी संकल्पना एक स्वरूप, ठोस स्वरूप लेकर के आई है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में उसकी जो वैधानिकता है, उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा कि इसका गठन कोई विशुद्ध, कोई सोसाइटी का एक प्राइवेट बोर्ड नहीं है, बल्कि इसको वैधानिक अमली जामा पहनाया भारत सरकार ने अपने उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट करके, आमंत्रित करके एक ऐसी स्पॉन्सरिंग बॉडी को चयनित करना जो वित्तीय पोषण और मार्गदर्शन बोर्ड का भारत बोर्ड के साथ करने में सक्षम हो, ये प्रक्रिया अपनाई। उस प्रक्रिया में समस्त दृष्टि से, समस्त आयामों के आधार पर मूल्यांकन करने के बाद पतंजलि योगपीठ वैधानिक रूप से स्पॉन्सरिंग बॉडी चयनित हुई। इस बोर्ड में कुल 18 सदस्य हैं, जिसमें 7 सदस्य भारत सरकार के हैं। मैं अभिभावकों को विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि उसमें 5 कुलपति स्तर के लोग भारत सरकार से नामित हैं और निदेशक एनसीईआरटी और चेयरमैन सीबीएसई भी भारतीय शिक्षा बोर्ड के भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य हैं।
और शेष जो बोर्ड में सदस्य हैं वो पूज्य स्वामी जी को अधिकार था स्पॉन्सरिंग बॉडी को कि वो नामित कर सकते हैं। पूज्य स्वामी जी ने भी जिन सदस्यों को नामित किया है वह वैदिक संस्कृति भारत की ज्ञान परंपरा में या तो निष्णात हैं या आधुनिक शिक्षा वेदों की प्रथम जो सूची है भारत की उसमें सम्मिलित हैं। यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक्स चेयरमैन उसमें सदस्य हैं और स्वामी जी द्वारा भी 4 वाइस चांसलर स्तर के लोग भी स्पॉन्सरिंग बॉडी की ओर से भी सदस्य हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि 18 सदस्यों में से निदेशक एनसीईआरटी चेयरमैन सीबीएसई के अलावा लगभग 7 वाइस चांसलर्स देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के, वो भी शासकीय विश्वविद्यालयों के, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसके लोग हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड में सदस्य हैं। ये उसका एक ढांचा है जो शिक्षा बोर्ड का है। अब एक सवाल अभिभावकों के मन में या राष्ट्र के जो सामान्य लोग, जो दर्शक या श्रोता हैं, आ सकता है कि क्या ये बोर्ड वैधानिक रूप से पूरे भारतवर्ष में संचालन करने के लिए सक्षम है, क्या विधिमान्य है क्या? अभी 3 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने पूज्य स्वामी जी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भारतीय शिक्षा बोर्ड को जो वैधानिक रूप से गठन किया था उसको भारत के समस्त केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्डों के समकक्ष समस्त दृश्य से घोषित कर दिया है, लिखित रूप से नोटिफाई कर दिया है। इसलिए भारत सरकार की ओर से भारतीय शिक्षा बोर्ड को पूर्ण रूप से विधि मान्यता प्रदान कर दी गई है, एक प्रामाणिक बोर्ड है। दूसरा एक प्रश्न उठ सकता है कि इस बोर्ड में ऐसी क्या विशिष्टताएं हैं जिसकी वजह से हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पूज्य स्वामी जी ने संकेत दिया था भारत बोध। देखिए, आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं। जिस यूरोप के आज हम सभी लोग बहुत ही मुरीद हैं, जिस यूरोपीय संस्कृति और यूरोपीय सभ्यता और यूरोपीय विकास के प्रारूप को पूरी दुनिया नकल करना चाहती है, वो भी 13वीं शताब्दी तक रोम और यूनान के साम्राज्य ईसा के 100 साल के बाद से जो समाप्त हो गया था, उसके बाद से निरंतर एक अंधकार का युग था यूरोप में। उनके भी प्रगति के बीज अंकुरित तब हुए जब उन्होंने 14वीं शताब्दी से रोम यूनान के उन प्राचीन दार्शनिकों को, जो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु थे, उनकी दार्शनिक परंपरा का पुनः नवीन परिवेश के साथ मूल्यांकन, अध्ययन, परिमार्जन, परिष्करण करना शुरू किया। तब एक समर्थ यूरोप का अभ्युदय हुआ है। मैं कहना यह चाहता हूं कि जब तक कोई भी समाज अपनी प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण, संवर्धन के प्रति सतर्क नहीं होता, वह समाज और राष्ट्र एक शक्तिशाली समाज और राष्ट्र के रूप में कभी भी स्थापित नहीं हो सकता। और भारत इसलिए नहीं हो पाया, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी तमाम प्रगति के आयामों के संस्पर्श करने के बावजूद भी अभी भी हम उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो सामर्थ्य भारत की बौद्धिक संपदा में है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी शैक्षणिक पद्धति का दोष, क्योंकि हम कमोबेश जो 1845 में प्रारूप मैकाले ने तय किया था, वो किस लिए तय किया था? भारत को सदैव एक सांस्कृतिक उपनिवेश के रूप में स्थापित करने के लिए। उनके मन में था कि अगर हम राजनीतिक स्वतंत्रता दे भी दें भारत को, तो हमेशा चिरकाल तक भारत हमारे लिए एक सांस्कृतिक उपनिवेश, वैचारिक उपनिवेश और परिणामतः फिर आर्थिक उपनिवेश के रूप में सदैव बना रहे। कभी भी वह स्वदेशी की अवधारणा पर
न तो आर्थिक क्षेत्र में, न सामाजिक, न सांस्कृतिक क्षेत्र में गर्व से अपना मस्तक न उठा पाए और हमेशा हमको श्रेष्ठ मानता रहे और हमारे विचारों का कंज्यूमर बना रहे, उपभोक्ता बना रहे। और वो स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी मैकाले की वो जो छाया है, प्रेत छाया, वो हमारा पीछा कर रही है। उससे निजात पाने के लिए अगर दिव्य अमृत समाधान के रूप में भारतीय शिक्षा बोर्ड है, इसमें हमने जो विशेषताएं रखी हैं, भारत की जो नई शिक्षा नीति है, भारत की जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, अभी तक 2005 का फ्रेमवर्क है, अब 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर नया फ्रेमवर्क आना शुरू हो गया है। उसके अनुरूप उसमें जो कुछ भी अनुस्यूत मूल्य बोध हैं, जो भी पेडागॉजी है, जो भी इवैल्यूएशन है, जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो टेक्स्ट बुक का प्रारूप है, जो करिकुलम और सिलेबस का मोड है, उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन उससे भी एक कदम आगे ये भाव रखा गया है कि हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी में वैश्विक रूप से प्रतियोगिता रखने के लिए सक्षम हो, नेतृत्व प्रदान करने के लिए समर्थ हो, लेकिन हम खड़े हों भारत की जड़ों के साथ, भारत की सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जुड़कर के हम आगे बढ़ें। हम कटे हुए पर की तरह, पक्षी की तरह आकाश में फड़फड़ाते न रहें। हमें अपनी जमीन भी मालूम हो, आंधियों तूफानों में वही वृक्ष गिरते हैं जिनकी जड़ें धरती के अंदर बहुत मजबूती से नहीं होती। उसी तरह वो राष्ट्र भी तमाम वैचारिक आंधियों में ढह जाता है जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा नहीं रहता। हमें अपने बच्चों को उन सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है। इसलिए हमने कुछ प्रावधान किए हैं कि हमारी पूरी भारत की ज्ञान संपदा संस्कृत में या तो निहित है या संगम लिटरेचर के रूप में तमिल में निहित है, या आदिवासी भाषाओं में, लोक भाषाओं में हमारी हजारों साल की लोक परंपरा, श्रुति परंपरा से वहां भी आदिवासी क्षेत्रों में विद्यमान है। हमने उत्तर भारत की संस्कृति के साथ साथ तमिल संगम लिटरेचर और उन वनांचलों में रहने वाली हजारों साल की जो एक समृद्ध संपदा है ज्ञान की, और आधुनिक जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान हो रहे हैं, सबको सम्मिलित करते हुए और एक बहुत ही खूबसूरत ताने बाने के साथ हमने अपनी पाठ्यक्रम को, पाठ्यचर्या को और पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने की कोशिश किया है। और उसमें भारत के लगभग 500 भारत के जो डिफरेंट आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, मानक विश्वविद्यालय हैं, हर विषयों के जो प्रसिद्ध शिक्षाविद और प्रोफेसर्स हैं, वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे पैनल पर हैं। और भारत की ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के भी स्कूल एजुकेशन की जो अच्छी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के जो समर्थ शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वैसे लगभग 3000 लोगों को हमने अपने पैनल में रखा है। और हर विषय में समूह बनाकर उसके अनुरूप हमने पुस्तकों को तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। मार्च तक हमारी नर्सरी से लेकर 8वीं तक की किताब तैयार होने की संभावना है। वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐसे तो प्राइवेट पब्लिशर्स जो आप किताबें पढ़ा रहे हैं, किसी भी टीचर को, किसी भी 2-4 लोगों का समूह बना करके उनको कुछ पैसा दे करके कहते हैं कि किताब लिख दो हमारे लिए। उस तरह तैयार करना हो तो एक पुस्तक तैयार करने में 1-1.5 महीने से ज्यादा समय नहीं लगता। हमारी पुस्तकों को तैयार करने में समय इसलिए लग रहा है कि जैसा हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे छात्र प्रतियोगी हो सकें, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो सकें, और साथ ही
भारत की समस्त विविधताओं के साथ उसकी जो अनूठी समृद्ध विरासत है, उसके समस्त घटकों का एक अद्भुत समावेश भी हो सके उसमें, इसलिए हमें भारत के वेद और वेदानुकूल शास्त्रों, लोक भाषाओं के, आदिवासी भाषाओं के शास्त्रों और दक्षिण भारत की तमिल और कन्नड़, तेलुगु, मलयालम के शास्त्रों का हमें गहन अध्ययन करना पड़ रहा है, जिससे कि हम बच्चों को ये बता सकें कि भारत की समूची भाषा कोई हो, क्षेत्र कोई हो, लेकिन जो निकस तत्व हैं, जो कोर इसेंस है, जो सांस्कृतिक मूल्यबोध है, उसमें निरंतरता है, एकत्व है, सनातनता है। ये बोध लाने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कृत को हमने, क्योंकि अधिकांश ज्ञान संपदा जो कोश है हमारा तमाम तरह के प्राचीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वो संस्कृत वांग्मय में है। हमारे बच्चे संस्कृत में इतने समर्थ हो जाएं, समर्थ, कि वो जब उनकी इच्छा हो तो भारत के शास्त्रों को पढ़े, भले वो इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, लेकिन उन्हें भारत के अपने वेदों और उपनिषदों और षड्दर्शन को उस तरह से पढ़ सकें जिससे कि वो उसमें से कुछ नई संभावनाओं के बारे में अनुसंधान करने की दक्षता विकसित हो सके। इसलिए हमने संस्कृत को अनिवार्य रखा है, पहली से लेकर के 12वीं तक। लेकिन उसको हमने कहा है ये सब्जेक्ट लिटरेचर नहीं होगा, ये संस्कृत का लिंग्विस्टिक नॉलेज कंपलसरी होगा, कि बच्चों को संस्कृत का एक सामान्य व्याकरण और संस्कृत के कुछ प्रमुख पुस्तकों और साहित्य का सामान्य बोध हो सके। और हमने ये कोशिश की, आपको जानकर खुशी होगी कि जो हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल समर्थ इंग्लिश बोलने में सक्षम बनाएंगे बच्चों को, लेकिन उसमें शेक्सपियर्स के नाटक की बजाय भरत मुनि के नाटक होंगे। उसमें जो कहानियां हैं वो यूरोप की पृष्ठभूमि से जड़ी हुई परियों की कथा नहीं होगी, उसमें उपनिषदों के कथानक होंगे, संवाद होंगे, उसमें महाभारत और रामायण के मूल्य बोध प्रेषित करने वाले, संप्रेषित करने वाले समुच्चय होंगे, उसमें बुद्ध और जैन धर्म के जातक कथाओं में भारत की जो सांस्कृतिक आत्मा छिपी हुई है उसका बोध होगा, उसमें संगम लिटरेचर के कुछ कथानकों का अनुवाद होगा, उसमें भारत की आदिवासी समाज द्वारा जो निरंतर सांघर्षिक कार्य किया गया है उसको भी अनुवाद करके स्थान दिया जाएगा। उसमें झारखंड धरती के भी 1857 से पहले मुगलों के जमाने में, मुगलों के बाद 1857 में, और इसके बाद फिर जो भारत की द्वितीय स्वतंत्रता आंदोलन, जो मुख्य आंदोलन जिसके बाद हम स्वतंत्र हुए, उसमें उनके योगदान को, और स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात भी आदिवासी समाज का जो भारत निर्माण में योगदान है उसको भी हम भाषिक दक्षता के साथ साथ उसको भी हम उन पुस्तकों में स्थान दे रहे हैं। यह उसकी नवीनता है। तीसरा, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, जिधर पूज्य स्वामी जी संकेत दे रहे थे, तो इतिहास में प्रायः 2-3 बहुत ही कमियां दिखती हैं। एक तो भारत के समस्त क्षेत्रों की समस्त ऐतिहासिक यात्रा को न्यायपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। अधिकतर जो इतिहास है वो दिल्ली केंद्रित है। अगर आप पूरा देखें तो दिल्ली केंद्रित इतिहास है। उसमें अगर आप तलाशना चाहेंगे नॉर्थ ईस्ट को, तलाशना चाहेंगे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा के उस आदिवासी क्षेत्रों को, तलाशना चाहेंगे आप कश्मीर को, तलाशना चाहेंगे सीमांत प्रांतों को, तलाशना चाहेंगे कन्नड़ और तमिल के उन राजघरानों की, उसमें उनकी चर्चा या तो है नहीं, और या तो है तो 1-2 पंक्ति में सिमट कर रख दी गई है। हम उनको उचित स्थान देंगे ताकि हमारे बच्चे भारत की समूची ऐतिहासिक यात्रा को पढ़ते हुए भारत का खंड खंड नहीं, जो कौटिल्य कहते थे चाणक्य, अखंड भारत का बोध हो, और उस अखंड भारत के बोध के साथ इतिहास को ले आएंगे।
और इतिहास के पीरियडाइजेशन में भी जो कालखंडों का निर्धारण है उसमें भी न्याय नहीं किया गया है। उसमें आप देखेंगे तो हजारों साल की हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा और इतिहास को 1/3 में सिमटा दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। और 400 वर्ष के 11वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक का जो 405 का इतिहास है उसको उतना ही स्थान दिया गया है जितना हमारे 10,000 साल की संस्कृति को स्थान दिया गया है। हम उसको भी सुधार रहे हैं कि हम अपने प्राचीन भारत की गरिमा में ही जो इतिहास है बच्चों के अंदर बोध लाएंगे कि तुम एक पराजित राष्ट्र के नागरिक नहीं हो, बल्कि एक निरंतर संघर्षशील सनातन संस्कृति के प्रतीक और उसके बोध के साथ सामर्थ्य के साथ युक्त एक अखंड व्यक्तित्व हो। ये बोध देंगे हम उस इतिहास के माध्यम से। इतिहास में आपने देखा होगा बच्चे 6ठी 7वीं 8वीं की किताब अभी एनसीईआरटी की पढ़ रहे हो आप लोग यहां? हाथ उठाओ अगर एनसीईआरटी की पढ़ रहे हो तो। उसमें अगर आप देखोगे इतिहास में तो जब चर्चा आती है पाटलिपुत्र की, जब बिंबिसार अजातशत्रु की चर्चा आती है तो वहां कहते हैं कि राजा 1/6 हिस्सा राजस्व लेता था, जनता पर बोझ डालता था, और एक तरह से वो संकेत देते हैं जैसे अजातशत्रु 1/6 हिस्सा राजस्व का लेकर के कोई अपराध करता हो, जनता पर शोषण करता हो। और जब वही पढ़ाते हैं फिरोज तुगलक को तो कहते हैं कि 1/3 हिस्सा राजस्व लेता था, मतलब दुगना ले रहा था। लेकिन वहां पर पंक्ति क्या लिखी हुई है कि अवस्थापना सुविधाओं के विकास और जनता को सुख सुविधाएं और राज्य तंत्र के संचालन के लिए लेता था। तो जो दुगना ले रहा है वो शोषण नहीं कर रहा है, जो 1/6 हिस्सा राजस्व ले रहा है वो शोषण कर रहा है। यह नैरेटिव है इतिहास का। जब हम अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था की प्रशंसा पढ़ते हैं, अच्छी बात है, अगर किसी ने भी कोई अच्छी व्यवस्था की है तो उसका अभिनंदन होना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्या मौर्यों के काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित अर्थव्यवस्था और बाजार व्यवस्था की विस्तार से चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? लेकिन नहीं मिलती। जब हम नहर प्रणाली की बात करते हैं मध्य युग की, तुगलक वंश की, तो बहुत ही एक प्रशंसा से भरे रहते हैं। लेकिन जब हम उसकी चर्चा करते हैं तो भूल जाते हैं कि चोलों का उससे कम से कम 2000 साल पूर्व जल प्रबंधन की व्यवस्था, नगर पानी की निकासी की व्यवस्था, और यहां तक कि उससे भी कई हजार साल पूर्व सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में नगरीय व्यवस्था, सिंचाई तंत्र कालीबंगन का जो उत्खनन है गुजरात का, राजस्थान का, वहां पर बानीवली, रानीखेड़ी हरियाणा का, वहां पर यह संकेत मिलते हैं कि वहां पर एक उन्नत कृषि व्यवस्था और सिंचन व्यवस्था थी। इसका जिक्र इतिहास में नहीं होता। हम उस इतिहास को प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर विस्तार से लाएंगे। ये इतिहास की बात है। विज्ञान में बहुत छोटा सा संकेत दे रहा हूं मैं, 9वीं अभी कक्षाएं नहीं होगी, लेकिन जब आप बच्चों पढ़ने जाओगे, पुरानी किताबों को देखोगे तो उसमें परमाणु की चर्चा शुरू होती है डाल्टन से, और गति के नियमों की चर्चा होती है न्यूटन्स लॉ से, ग्रेविटेशन की चर्चा होती है गैलीलियो और न्यूटन से, और ये सारे के सारे लोग 500-600 साल पुराने हैं। लेकिन जब हम अपने शास्त्रों में तलाशते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत हमें ऋग्वेद में मिल जाते हैं। जब हम गति के नियमों की चर्चा करते हैं तो ये प्रामाणिक रूप से वैशेषिक दर्शन के सूत्रों में मिल जाते हैं। और जब हम डाल्टन परमाणुवाद की बात करते हैं तो पूरी तरह से आपको वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद के अणु सिद्धांत में मिल जाते हैं। जब हम हेजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं, वो मुश्किल से 400 साल पुराना, 300 साल पुराना,
हम मानते हैं उसको यूरोप के लोग, जबकि उसको जो हम जैन धर्म का स्यातवाद पढ़ते हैं तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी, ये हमें स्यातवाद जैनिज्म का और बुद्धिज्म के क्षणवाद में निरंतर परिवर्तनशीलता का जो सिद्धांत आज क्वांटम फिजिक्स का है वो वहां पर मिलता है। हम बच्चों को उसका बोध कराएंगे कि हमारे ऋषि कितने प्रज्ञावान थे। हम कोई जादू टोनों वाले देश नहीं रहे हैं, हम अंधविश्वासी कर्मकांडों के देश नहीं रहे हैं, हम एक पूरे विश्व को ज्ञान परंपरा देने वाले समर्थ लोग रहे हैं। अलजबरा हमारे यहां से अरब से होती यूरोप गई, पाई हमारे आर्यभट्ट ने दिया, ज्योमेट्री हमारे वेदों के सुल्व सूत्र से निकलते हुए बोधायन के प्रमेय से होते हुए पाइथागोरस तक पहुंचा, और दारासिको के जमाने में फारसी में उपनिषदों का अनुवाद करा करके, जिसको उपनिषद कहते हैं वो लोग फारसी में, और वहां से जाता है फ्रेंच का डुप्रोन जो फिलोसोफर है, और जर्मन का सापनहार, वो जो अपनी भाषाओं में अनुवाद करता है, तब जाकर के यूरोप एकेश्वरवाद की ओर प्रेरित होता है। ये सारी धारणाएं भारत बोध के साथ होंगी। और अमेरिका का बहुत बड़ा फिलोसोफर, आधुनिक फिलोसोफर विल डुरांट कहता है कि भारत विश्व की समस्त संस्कृतियों की जननी है, संस्कृत समस्त भाषाओं की मां है, और यूरोप में ईसाई धर्म में जो करुणा का भाव आया वह उपनिषदों और बुद्ध के करुणा से आया। जो लोकतंत्र आया वो वेदों के ग्राम सभा समितियों, राष्ट्र के माध्यम से जो पनपे हुए मूल्य बोध थे कलेक्टिव डिसीजन करने के, सामूहिक निर्णय लेने की, और जो गणतंत्र था बुद्ध के समय के, उन गणराज्यों से उभरते हुए मूल्य बोध ही यूनान से होते हुए यूरोप में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने में सक्षम हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, किसी इमोशन में नहीं कह रहा हूं मैं, ये अमेरिका का दार्शनिक 20वीं शताब्दी का विल डुरांट कहता है। तो हमारे पूरे की पूरी पाठ्य पुस्तकों में प्रयास यही है कि हम भारत बोध लाएं, हर विषय में लाएं। ये ऐसा विषय है जो घंटों हम आपसे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है। स्वामी जी को अभी इंडिया टीवी पर भी प्रोग्राम देना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मात्र इतना कहूंगा कि आधुनिक शिक्षण पद्धति के समस्त सिद्धांत और विराट हमारी गुरुकुलीय परंपरा, उसका समन्वय, भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान का समन्वय करते हुए हम वैश्विक नागरिक गढ़ने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका बोध है आनो भद्रा कर्तव्य यंतु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं से आने दो मूल्यों को, दर्शनों को, विचारों को, लेकिन हमारी जो नाव है, न्यूक्लियस है भारतीय आत्मा की, भारत बोध की, वह खिसकनी नहीं चाहिए। इसी बोध के साथ हम भारतीय शिक्षा बोर्ड को गढ़ रहे हैं। पूज्य स्वामी जी को प्रणाम, आपके अंदर अनुस्यूत अपरिमित ब्रह्म को प्रणाम, सभी अभिभावकों के उस चेतना को प्रणाम जो आचार्य कुलम जैसे परिसर में अपने बच्चों के उत्थान का अवसर दे रहे हैं, और अंततः इस मां शारदा के इस दिव्य मंदिर और दिव्य परिवेश को प्रणाम, और सभी बच्चों द्वारा किए गए कार्यक्रम की अद्भुत अनिवर्चनीयता को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देते हैं।